हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नेहा, कैसे हैं आप? आई एम गुड। ओके, नाइस टू हियर दैट। लेट्स स्टार्ट। तो आपको रिवीजन करने का मौका मिला नोट्स को? हाँ सर। गुड। कुछ डाउट आया बीच में? नहीं। वेरी गुड। सो लेट्स कंटिन्यू वेयर वी लेफ्ट ऑफ। तो कल मैंने आपको समझाया था कि कैसे अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पेंडुलम को नीचे बॉब को कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी दूं तो ऊपर उसकी कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, ये हमारी बात हो गई थी। ऊपर जो है कम से कम रूट जी एल उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए। तो अब हम लगाएंगे वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट। बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये नोट्स मिल गए आपको? नहीं सर। अच्छा, नहीं भेजा मैंने, भेजता हूँ। बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सर ये बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये वी नॉट पे लगा रहे हैं ना? बता रहा हूँ किधर लगा रहे हैं हम। दो पोजीशंस पे लगा रहे हैं साइमल्टेनियसली। एक तो हम पोजीशन 1 यानी नीचे वाले पोजीशन पे, उसको बोलो 0 बोल दो, और एक हम 1 पे लगा रहे हैं। पोजीशन 0 और पोजीशन 1 दोनों पे लगा रहे हैं। यानी कि एनर्जी एट 1 या एनर्जी एट पोजीशन 0 एट द बॉटम इज इक्वल टू एनर्जी एट पोजीशन 1 एट द टॉप। ये समझ आया? मतलब क्या बोल रहा हूँ, ये समझ आया? नहीं सर, एनर्जी कैसे चेंज हो जाएगी? बराबर की है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी है यहाँ पे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगी। और लेकिन ऊपर पोटेंशियल एनर्जी होगी बट नीचे तो नहीं होगी। पर नीचे काइनेटिक होगी। हाँ, नीचे काइनेटिक हो जाएगी। तो मैं और लिखता तो हूँ, फिर ऊपर भी शायद तो आप समझो। हाँ, लिख रहा हूँ। ई नॉट और ई वन यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है अगर कोई फ्रिक्शन या कुछ नहीं है ऐसा जिससे एनर्जी लॉस होए, इसलिए एनर्जी कंजर्व होगी। तो यहाँ पे तो कोई लॉस है नहीं, फ्रिक्शन विक्शन में मान ही नहीं रहा, एयर रेजिस्टेंस भी मैंने कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब एनर्जी कंजर्व। पहली बात तो यही है। और दूसरी बात, एनर्जी जो है वो सम है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। तो दोनों साइड पे काइनेटिक और पोटेंशियल एग्जिस्ट करती होगी, तो दोनों को ऐड करके इक्वेट करेंगे तो मतलब इक्वेट होने चाहिए बेसिकली। तो नीचे जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी में बोलता हूँ 0, क्योंकि हाइट ऑब्जेक्ट की मैं बोलता हूँ यहाँ पे 0 है। और दूसरी तरफ लिखूंगा तो हाफ एम वी मिन स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी को मैं बोलूंगा कितनी हाइट है, एम जी एच होता है ना, हाइट कितनी है? हाइट 12 है। हाँ। तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन डज इट मेक सेंस जो मैंने लिखा है यहाँ पे? हाँ सर। ठीक है, फिर अभी मैं वैल्यूज डाल देता हूँ, बहुत आसान है। इसके बाद तो हाफ एम वी नॉट की वैल्यू तो मुझे निकालनी है, और राइट हैंड साइड पे वी मिन मैं जानता हूँ रूट जी एल है। तो इससे मेरा वी नॉट का वैल्यू आएगा √5 GL। एम से एम को काट देंगे, 2 हाँ दोनों हाँ तरफ, सर, वो आ गया। वो आसान है। ठीक है, तो यही है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। समझ आ गया? हाँ सर, आ गया। सही है। तो इससे पहले मैंने सेंट्रीफ्यूगल और बैंकिंग वाला पार्ट छोड़ा हुआ है, उसको मैं छोड़ के ही रखूंगा। वर्टिकल में भी 2-3 बातें और होती हैं, जैसे कि ये तो थ्रेड वाला केस है। एक और केस होता है, मैं सारे केस एक बार दिखा देता हूँ आपको जल्दी जल्दी। थ्रेड वाला केस सर, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं? अब डायरेक्ट तो क्या ही बोल सकते हैं। डायरेक्ट मतलब क्या, कि ये बताओ कि मिनिमम वेलोसिटी नीचे कितनी होनी चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, तो चांस कम है। वो तो सब कर लेंगे सर। वो तो ये पूछेगा कि यार इधर बताओ कितनी वेलोसिटी होगी, फिर उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। करते हैं वो, आपसे पूछता हूँ मैं एक बार। चलो अभी बताओ पहले, आप बोल ही रहे हो तो।
यहाँ पे बताओ, 0 और 1 देख लिया ना, 2 और 3 का बताओ। हाँ 2 और 3 पे कितनी स्पीड होनी चाहिए इसी सिचुएशन में। बाकी सारी चीजें सेम है, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि 2 और 3 पे क्या स्पीड होनी चाहिए। तो वो तो निकालना पड़ेगा, बट ये है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगी यहाँ। हाँ, तो वही कह रहा हूँ मैं आपको, निकालने के लिए पूछ रहा हूँ। एक तो सेकंड, निकालो एक मिनट। जरा, सोच के। कुछ पूछना है तो पूछ लो, सोचो पहले। बस अगर आपको सच में आइडिया चाहिए कि पेपर में एग्जैक्टली क्या आएगा, तो उसके लिए नीट के प्रीवियस ईयर से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि वही तो आया है जो वहाँ लिखा है। तो किसी की मत सुनो, नीट के प्रीवियस ईयर करके खुद ही जान लो, बेस्ट ऑप्शन। सर यहाँ पे v की वैल्यू क्या आएगी? कौन से वी की, कैसे कर रहे हो आप? सर सर यहाँ पे अगर हम E2 और E3 का बात कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से अगर हम अगर इसको आप लगाते हैं। E2 और E3 को कंजर्व कर दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि E2 के बारे में हमें पता नहीं है और E3 के बारे में हमें पता नहीं है। तो आप हाँ या तो E0 और क्योंकि E2 और E3 पे तो 2 और 3 पे तो सेम ही स्पीड आएगी। हाँ, तो फिर कहना मुश्किल हो जाएगा, E0 और लेकिन E2 को करें। हाँ, या तो E1 लो और E2 या E3, या E0 लो या E2 या E3, एक पर्पल और एक रेड ले लो, तो हो जाएगा। तो मेरा तो √5 GL ही आ रहा है ये भी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आपको खुद ही पता है यहाँ पे स्पीड जो है वो हम्म कम। चलो कोई नहीं, देखते हैं, मैं करके दिखा रहा हूँ और आप चेक कर लेना कहाँ पे गलती हुई, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ E0 इज इक्वल टू E2। E0 क्या है, K0 प्लस U0, और E2 क्या है, K2 प्लस E2। K0 मुझे पता ही नहीं है, नहीं K0 तो मुझे पता है, ½ M 5GL। U0 मुझे पता है 0 है। K2 मुझे नहीं पता, ½ MV2 स्क्वायर। E2 मुझे पता है MGL है। क्या गलती हुई फिर बताओ इधर, क्या गलत किया आपने? सर
इतना तो मैंने भी किया है ये सेम इक्वेशन आई है, सर। एक मिनट, हाँ सर चेक सेम ही कर लो। इक्वेशन आई है। यहाँ पे हाँ एल लिखा सेम है ही आई आपने है। या हाँ 12 सर लिखा है? लिखा है मैंने, फाइव, हाँ लिखा है। अच्छा, नहीं चलो सर फिर। मैंने फाइव, सर मैंने क्या गलती की, ये जो MgL है उसको मैंने छोड़ ही दिया ऊपर ही, और फिर मैंने इसे है यहाँ ही नहीं से वो। कट कर दिया। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, तो मतलब सिली मिस्टेक कर दी। सिली मिस्टेक से बचो। तो हो जाएगा 5GL इज इक्वल टू V2 स्क्वायर प्लस 2GL। इसका मतलब V2 हो जाएगा √3GL। ठीक है, हाँ सर। तो ये तो है डिफिकल्टी लेवल 1, जो मतलब स्टैंडर्ड थ्योरी का ही पार्ट होता है। हाँ दूसरा है डिफिकल्टी लेवल 2, जिसमें थोड़ा सा डिफर कर दिया। और लास्ट में आपको एज अ होमवर्क देता हूँ, ताकि आप आराम से बैठ के ट्राई कर सको घर पे, फिर पूछ लेना ना आए तो। तीसरा हो सकता है कि रैंडम। रैंडम मतलब ऐसे दे दिया किसी भी कि पॉइंट पे। हाँ, मतलब कुछ कुछ बता देंगे, जैसे इतनी हाइट या इतने एंगल, इस तरह की बात बता सकते हैं। ठीक है, तो रैंडम में तो लेकिन ऐसा नहीं है ना कि कोई भी पॉइंट का लोकेशन तो बताना ही पड़ेगा इनको। तो मान लो हाँ इधर ओरिजिन बोल दिया, उसके कोऑर्डिनेट बोल दिए, या हाइट बता दी, इनडायरेक्ट वे में बताएंगे, या एंगल बता देंगे। सबसे कॉमन होता है एंगल बता देंगे कि इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। तो बताओ। ठीक है, तो ये आप घर पे ट्राई करना। ऐसे वाला केस वही है, मिनिमम वेलोसिटी वाला है। ठीक है, और क्वेश्चन इसमें बहुत मुश्किल हो जाते हैं कई बार। वो बोलेगा यार हमने मिनिमम वेलोसिटी दी ही नहीं, हमने वेलोसिटी मिनिमम से कम दी, और फिर वो बीच में ही स्ट्रिंग स्लैक हो गया और अब ये सर्कुलर मोशन छोड़ देगा। ऐसे केसेस में जब सर्कुलर मोशन छूट जाता है, जैसे मान लो कि उसमें इतना ही स्पीड था कि वो सर्कुलर मोशन यहाँ तक कर पाए, इसके बाद वो आगे बढ़ने की स्पीड नहीं रखता है, तो फिर उस केस में ऐसा नहीं कि वो ऊपर जाएगा फिर गिरेगा, नहीं, वो यहीं से एक प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। ऐसे केसेस में मेरी बात समझ रहे हो आप? ठीक है। दोबारा बताता हूँ रुको, लिखता हूँ अच्छे से। ये क्वेश्चन अलग ही रखते हैं, ये अलग है, ये आपका होमवर्क है, ये आप घर पे ट्राई करना। सेम है सारी कंडीशन, ऊपर वाले ही डायग्राम है, बस एंगल मैंने अलग कर दिया। लेकिन इफ V0 is less than √5GL, that also means that V min या V at the top, जिसको मैं V1 बोल सकता हूँ, V1 is less than √GL, then particle will undergo circular motion up to a certain height only। ठीक है, तो इसमें दो केस बनेंगे। एक तो आपका हाइट, जैसे आपने पिछली बार डिस्कस किया था कि पेंडुलम जो है वो ज्यादा से ज्यादा अगर यहाँ तक जा रहा है, इन दो पॉइंट्स के बीच में कहीं है, तो फिर वो चुपचाप पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करता रहेगा, अगर यहीं तक ही इसकी मैक्सिमम हाइट है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये तो हो गया पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करने वाला पार्ट। और दूसरा केस है, अगर ये बियॉन्ड द हॉरिजॉन्टल चला गया, तो वो टिपिकल केस है, उसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो बियॉन्ड द हॉरिजॉन्टल चला गया, तो फिर क्या होगा, वो ऐसे यहाँ पे चला गया है, यहाँ तक आ गया है, और अब उसकी स्पीड मतलब उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए सर्कुलर मोशन के लिए। तो इसके बाद इट्स गोना बिकम अ प्रोजेक्टाइल, फिर वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। नहीं तो वो पेंडुलम बनेगा। सर अभी जो हमने अलग वो लिखा है पॉइंट कि इफ V0 इज लेस देन √5GL, तो इस केसेस में वो पेंडुलम बनेगा।
In that case, particle will undergo circular motion only up to a certain height, in which there are two cases. Up to height L, it will become a pendulum. या beyond height L, it will do projectile motion. स्पीड पर डिपेंड करता है. अगर आपने उसको इतनी स्पीड दी कि वो सिर्फ यहाँ तक जा सकता है या यहाँ से कम या यहाँ तक, तो वो पेंडुलम ही बनेगा, अप डाउन. और अगर आपकी हाइट, आपने इतनी स्पीड दे दी कि वो ये तो क्रॉस कर जाएगा हॉरिजॉन्टल पार्ट, लेकिन पूरा सर्कल नहीं कर पाएगा, तो जहां पे भी उसकी स्पीड सर्कुलर मोशन के लिए एडुकेट नहीं रहेगी, यानी कि टेंशन हो जाएगी जीरो, उसी पॉइंट पे होनी कहाँ चाहिए थी, होनी चाहिए थी टॉप पॉइंट पे, जैसा कि हमने डिस्कस किया. लेकिन हम कहाँ पे कर देंगे, अगर स्पीड कम है तो टेंशन जीरो हो जाएगी कहीं पे पहले ही, तो पहले ही हो जाएगी, तो देन इट विल नॉट डू सर्कुलर मोशन, इट विल देन बिकम अ प्रोजेक्टाइल, व्हिच वी विल स्टडी, बाद में अच्छे से पढ़ेंगे. तो ये टफ लेवल के क्वेश्चन है, इसके चांस बहुत 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 ही कम है कि आपसे वो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले. आईआईटी जेई में पूछ सकता है, नीट में नहीं पूछेगा. आईआईटी जेई में आया हुआ है ये क्वेश्चन एडवांस में कि यार इतनी स्पीड दी थी, बताओ कहाँ से गुजरेगा. तो वो बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, बट नीट में नहीं पूछेगा. बाकी जब आप प्रीवियस ईयर करोगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा कि नीट में नहीं पूछा है ना, ऐसा कुछ. तो ये सिर्फ जानकारी के लिए था, इस पे क्वेश्चन करने का पॉइंट नहीं बनता. बाद में टाइम अगर बचता है तो फिर हम मुश्किल क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बट आई वुड नॉट रिकमेंड डूइंग देम राइट नाउ, देयर इज नो बेनिफिट. तो लेकिन जो मैं चीज समझाना चाह रहा था वो यहाँ पे है, स्ट्रिंग का जो केस होता है वो एक अलग केस होता है जो हमने पढ़ लिया. इसमें स्ट्रिंग जो है वो जीरो टेंशन हो जाती है मिनिमम वाले केस में, वी मिन में. ठीक है, तो वो सब हमने पढ़ लिया कि क्या होएगा. या फिर अगर ऐसा कुछ सीन है, तो अगर ऐसा है कैसे, अगर आपका सिलेंडर है जिसपे आप घूम रहे हो ऐसे ऐसे, समझ गए कैसे, जैसे मौत का कुआं, उसके जैसा कुछ. हाँ, स्फीयर है मान लो या सिलेंडर है, और आपकी आपकी ये जो बॉडी है, ये गोल गोल ये बॉल है, ये जो घूमे जा रही है, फील आ रही है कुछ, जैसे ये चक्का है, चक्के के अंदर घूम रहा है ये गोल स्फीयर. आर यू फीलिंग दिस, हाउ इट इज हैपनिंग? तो इसमें जो है टेंशन की जगह ले ली नॉर्मल में. सेम केस, बोथ आर डिट्टो, आंसर सेम आएगा, आइडेंटिकल केस है. क्यों? क्योंकि नॉर्मल भी सिर्फ लेफ्ट में लग सकता है, यानी मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, और टेंशन भी सिर्फ टुवर्ड्स द सेंटर लग सकती है इस केस में. दूसरा केस होता है जो अलग है, आपको क्लियर तब होगा जब आप दूसरा देख लोगे. दूसरा केस होता है रॉड का, यानी अगर आप रॉड पे ऑब्जेक्ट को मूव कराओगे तो एक्चुअली वो यहाँ पे जीरो वेलोसिटी से भी पहुंचेगा तो भी सर्कुलर मोशन हो जाएगा. कैसे? स्ट्रिंग और रॉड में क्या फर्क है, सोचो इस बारे में थोड़ा. यही केस बनेगा अगर मैं डबल साइडेड ग्रुप ले लूं तो, यानी अगर मैं एक पाइप ले लूं जिसमें नॉर्मल अंदर की तरफ भी लग सकता है जरूरत पड़े तो, जो कि इधर होगा, और बाहर की तरफ भी लग सकता है अगर जरूरत पड़े तो, जो कि इधर होगा. जो स्ट्रिंग होती है उसमें तो टेंशन लगेगा. हाँ, और रॉड में सब टेंशन नहीं लगेगा. रॉड में क्या लगता है? तो रॉड में तब रॉड में नॉर्मल लगेगा. सही कह रहे हो, रॉड में टेंशन और नॉर्मल दोनों ही लगते हैं. टेंशन तब लगेगा जब वो खींच रहा है, और नॉर्मल तब लगेगा जब वो धकेल रहा है. तो ऐसे केसेस में मैं आपका टाइम वेस्ट करे बिना ही बता देता हूँ, वी मिन जो है वो जीरो तक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. टॉप पे जीरो वेलोसिटी चलेगी, क्यों? उसको सिर्फ वहां तक पहुंचना है, आगे तो अपने आप हो जाएगा. सर्कल में प्रॉब्लम ये है, स्ट्रिंग ही स्लैक हो जाएगा. ठीक है, इसको ज्यादा दिमाग लगाओगे, ज्यादा डीप में सोचोगे तो हो सकता है मतलब नुकसान हो फायदे की बजाय. शुरू में इतना नहीं सोचना है इसको, बट समझना सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमें सेंट्रीपिटल फोर्स टॉप पोर्शन पे mg नीचे लग रहा था, उसके हिसाब से हमें वी मिन देना पड़ा, क्योंकि mg को तो कवर करना पड़ेगा ना, mg को नेगेट नहीं कर सकते. इधर टॉप पे mg को कैंसिल किया जा सकता है,
क्योंकि अगर रॉड या डबल साइडेड ग्रूव होगी तो mg और नॉर्मल कैंसल हो जाएंगे। तो एसेंशियली आप टॉप पे 0 स्पीड से भी पहुंच सकते हो और फिर भी आपका सर्कल पूरा हो जाएगा। समझ आ गया? कोई डाउट है तो हाँ, पूछो। थोड़ा थोड़ा आया। हाँ मतलब फैक्चुअली भी रिमेम्बर कर सकते हो, पूरी फील एकदम से नहीं आएगी क्योंकि स्पीड थोड़ी तेज है, ठीक है। लेकिन समझाने की बात यह है कि अगर आपको पिछला अच्छे से याद है तो समझ आ जाएगा कि यहाँ पे हमने क्या किया था, mv² इज इक्वल टू mg, टेंशन को कर दिया 0। तो लास्ट में ये हाँ। वाली इक्वेशन आई थी, mg इक्वल टू mv मीन स्क्वायर बाय l। ये समझ आ गई ये इक्वेशन जो मैं दिखा रहा हाँ हूँ? सब वो आ गया था। और इधर जो है आपको mg को कैंसिल करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब mg को mv² बाय l के बराबर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मल विल टेक केयर ऑफ द mg। नॉर्मल जो है वो mg को कैंसिल कर देगा। कैंसिल कर देगा। तो आपकी इनिशियल रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि वो बॉडी बस वहां तक पहुंच जाए किसी तरह, उसको एक्स्ट्रा स्पीड से पहुंचने की जरूरत नहीं है सर्कल पूरा करने के लिए, उसको सिर्फ पहुंचने की जरूरत है। तो वो 0 स्पीड से भी पहुंच सकती है, 0 से थोड़ी सी ऊपर, थोड़ी सी ऊपर मतलब मार्जिनली, इसलिए हम 0 ही बोल रहे हैं। इसके बाद तो ग्रेविटी अपने आप ही अपना काम कर लेगी, उसको सर्कल बना देगी। तो ये दो अलग अलग केसेस हैं। इसके लिए आप सॉल्व करके दिखाओ मेरे को कि इसमें v0 क्या होएगा ऐसे केसेस में। दोनों आइडेंटिकल होंगे तो किसी भी एक केस को लेके। बड़ा असर है लड़कियों का तो अभी तो। ठीक है। सर v0 जो होगा वो होगा √2gl। v0 होगा √2gl। √2g। चेक कर लेते हैं जल्दी से। हाँ सही बोल रहे हो। आई थिंक लेट मी सी, 2 √gl या √2gl? तो पूरा। पूरा रूट में है शायद, ठीक है मेरे को वैसे लग नहीं रहा, चेक कर लेता हूँ फिर भी। हाफ mv0² इज इक्वल टू हाफ, अच्छा v min तो 0 ही है टॉप पे, तो फर्स्ट वो डायरेक्ट हो जाएगा mg। l लिख दिया ना आपने, 2l है, लेकिन हाइट कितनी है, लेंथ अगर रॉड की l है तो ये टोटल हाइट तो 2l हो जाएगी ना। रॉड कैसे चल रही है, तो धागे मैंने की तरह? पूरा ही ले लिया था पहले अच्छा अच्छा, हाफ। फिर भी गलत कर दिया, कमाल है। v0² इज इक्वल टू g × 4l हो जाएगा, तो रूट लोगे तो 2 √gl आएगा ना। तो 4 कैसे होगा? 2 × 2 इज 4, 2 और 2 4 होते हैं इसलिए। हाँ, 4g। √4gl या 2 √gl? कौन 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 कहता है? हाँ सर। हम्म। तो यही सीन, ये जो डबल साइडेड वो है आपने जो बनाया पाइप, उसमें भी यही आएगा सेम टू सेम। क्या चीज, साइड वाला ना, राइट वाला? हाँ। हाँ दोनों सेम है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, बोथ आर सेम, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, बोथ आर सेम। तो अगर आप मैथमेटिकली सिर्फ सोचो तो इसमें फोर्स जो है वो सिर्फ सेंटर की तरफ लग सकता है, इसलिए ये दोनों आइडेंटिकल केसेस हैं। और इसमें जो फोर्स है वो दोनों अंदर और बाहर दोनों तरफ सपोर्ट कर सकता है सर्कुलर मोशन को, इसलिए ये दोनों
सेम केसेस हैं। तो इसमें एक से हमने 2 सवाल समझ लिए, ठीक है। तो चलिए ये सर्कुलर मोशन यहीं पे रोकते हैं, काफी कर लिया इस पे हमने, ठीक है। अब मैं लॉज ऑफ मोशन पे जाना चाहूंगा। इसमें जो बचे हुए 2 टॉपिक हैं, सेंट्रीफ्यूगल और बैंकिंग, उसको रिविजिट करेंगे आफ्टर डूइंग लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो इस सेक्शन को मैं जरा एडिट कर लूं। ये है आपका 11th सेक्शन और 12th पे भी आएंगे। तो लेट्स गो विद लॉज ऑफ मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है? कर तो लिया हमने, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वाला पार्ट ही तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था। वैसे किताब में ढूंढने निकलोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। लॉज ऑफ मोशन, सबसे पहले फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। A body resists change in state of motion. ये सबसे छोटी स्टेटमेंट है, या फिर लंबी स्टेटमेंट। A body continues to stay in its state of rest or uniform motion unless acted upon by an external force. By a net external force. और इसको याद रखने के लिए, ये तो थ्योरी हो गई, याद रखने के लिए सबसे सिंपल स्टेटमेंट है, if net force is 0, this implies acceleration will be 0 and vice versa. ये एक्चुअली इसको याद करने का तरीका कि अगर फोर्स ही नहीं होगा तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगी, क्योंकि F इक्वल टू ma होता है, बट वो सेकेंड लॉ कहलाएगा। फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ का ही एक स्पेशल केस है जहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, मान लो कोई बॉडी रोल कर रही है, बॉल रोल कर रही है, तो उस पर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो उसको चलते रहना चाहिए, बट वो रुक जाती है। तो फिर क्या रीजन है उसका? तो फिर से बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। एक बॉडी है, बॉल है, वो किसी स्पीड से रोल कर रही थी पार्क में या कहीं भी, और फिर आपने उसको कोई धक्का नहीं दिया ना खींचा, पर वो रुक गई। लेकिन इस फर्स्ट लॉ के हिसाब से तो अगर फोर्स नहीं लगा रहे हो तो चलती रहनी चाहिए। लिखा है ना सेकंड पोर्शन में, बॉडी कंटिन्यूज टू स्टे इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो कायदे से इसको चलते रहना चाहिए। तो ये रुकती क्यों है? सर क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इससे 0 हो जाता है। एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 हो जाएगा तो उसको चलते रहना चाहिए, ये लॉ है फर्स्ट लॉ। स्पेस में कोई बॉडी आपने छोड़ दी तो वो चलती रहेगी ना इन्फिनिटी तक, उस पर कोई फोर्स लगा रहा है? कोई ग्रेविटी नहीं लगा रहा, कोई कुछ नहीं लगा रहा, वो चलती ही रहेगी इन्फिनिटी तक अगर उस पर कुछ नहीं लगाओगे तो भी। ऐसे ही पर ग्राउंड पे ऐसा नहीं होता, ना हवा में ऐसा होता है। क्यों? अर्थ पे ऐसा क्यों नहीं होता? रोटेशनल मोशन। नहीं, रोटेशन तो नहीं है इसका रीजन, फ्रिक्शन इसका रीजन है, और एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन।
ये दो चीजें हैं, ठीक है? तो इन रियलिटी कोई भी फ्रिक्शनलेस सरफेस होता ही नहीं है, कभी भी एयर रेजिस्टेंस जीरो होता ही नहीं है। तो एयर रेजिस्टेंस यानी एयर का फ्रिक्शन और ग्राउंड का फ्रिक्शन उस पे लगता है, तो फ्रिक्शन फोर्स उसको हमेशा प्रिवेंट करता है मूव करने से। तो वो स्लो डाउन हो जाता है। गाड़ी का इंजन बंद कर दोगे और न्यूट्रल में डाल के चलने दोगे तो भी गाड़ी रुक जाएगी, क्योंकि उसके चक्कों पे फ्रिक्शन लग रहा है और उसके ऊपर हवा से एयर रेजिस्टेंस लग रहा है। दोनों का कॉम्बिनेशन उसको रोक देगा। इसलिए गाड़ी डिसलरेट होएगी, बॉल डिसलरेट होएगी, बॉल रुक जाएगी। तो इसका आंसर ये है कि एफ नेट जीरो है ही नहीं इस पे। इस पे है फोर्स, हमने नहीं लगाया तो क्या हुआ, फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस फिर भी लग रहा है। ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट लॉ। मान लो कि आप बस में चल रहे थे और बैठे हैं तो इतना पता नहीं चलता, पता चलता है, लेकिन अगर खड़े हो तो मालूम ज्यादा पड़ता है कि अगर बस रुकी हुई थी और ऑल ऑफ अ सडन वो एक्सेलरेट कर जाए सामने, तो फिर आप आगे गिरोगे या पीछे गिरोगे? आगे ही गिरेंगे। अगर बस चलने लग जाए तो आप आगे ही गिर जाओगे। सोचो सोचो, ब्रेक लगेगा तो किधर गिरोगे, और चलने लगेगी तो किधर गिरोगे? ब्रेक लगेगा तो पीछे गिरेंगे। आगे आप गिरेंगे। कभी बस में ही ट्रैवल नहीं किया, आप बस में मेट्रो में कभी नहीं गए है ना? यही कहना चाह रहे हो आप? नहीं यार पर गए, पर इतना कम, वो मतलब ध्यान नहीं दिया। खड़े कोई नहीं बात हुए। नहीं। अच्छा, सीट हमेशा मिली है मेरे को, सही है, हम्म, अच्छी बात है। तो लेकिन अगर आप बैठ के भी देखोगे तो आपको थोड़ा फील होएगा, पर इतना ध्यान नहीं दे पाओगे फिर। खड़े होगे तो मालूम पड़ेगा कि अगर बस एकदम से, चलो बस को छोड़ो यार, आप एक कारपेट पे खड़े हो, और मुझे पता है आप कारपेट पे भी नहीं खड़े होगे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा, लेकिन आप फिर भी जानोगे क्या कह रहा हूँ मैं। और कारपेट कोई आपके नीचे से खींच ले एकदम से, तो आप आगे गिरोगे या पीछे गिरोगे? तो पीछे गिरेंगे। क्यों पीछे, क्यों आगे नहीं गिरोगे? कारपेट आगे जा रही है तो ऐसे गिरोगे, इस तरफ। कंफ्यूजिंग है ना? हम्म, हाँ, पीछे ही गिरोगे, सही कह रहे हो। ऐसे ही बस में भी, जब बस एक्सीलरेट करती है तो आप पीछे ही गिरोगे, धक्का पीछे लगेगा। उसका रीजन है, ये जो आपकी टांगे है ना, ये बस के फ्लोर के साथ चिपकी हुई है। वो बस की स्पीड बढ़ती है तो फिर नीचे वाला पार्ट जो है आगे चला जाता है, और ऊपर वाला पार्ट जो है वो वहीं रह जाता है। थोड़ा वियर्ड है ये। यानी कि आपका जो कांटेक्ट, बॉडी का जो पॉइंट कांटेक्ट में बस की फ्लोर के, वो तो जा रहा है आगे, और बॉडी का जो पॉइंट बस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, वो होगा इनर्शिया की वजह से मूव करने की टेंडेंसी नहीं रखता है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा आगे की तरफ होने में। तो इतने में आपके पैरों तले जमीन खिसकना वो नहीं होएगा, पैर ही आपके तले से खिसक के आगे निकल जाएंगे। तो बेसिकली आपकी अपर बॉडी स्टेशनरी रह गई और आपके जो पैर है वो आगे चले गए, इसलिए आपको लगा कि आप गिर रहे हो। तो आपको किसी ने पीछे धक्का नहीं दिया, आपके पैरों को आगे खींचा गया है। इसी तरह अगर डिसलरेशन होगा, यानी जिसको आप ब्रेक लगाना बोल सकते हो, ब्रेकिंग। अगर बस में ब्रेक लगता है तो एक्सेलरेशन बस की, अगर बस की स्पीड इधर थी तो ये तो एक्सेलरेशन हुई, और अगर बस राइट में जा रही है और उसको स्लो डाउन कर दिया तो ये ब्रेकिंग हो गई, डिसलरेशन हो गई। ऐसे केस में आपके जो पैर हैं वो स्लो हो जाएंगे। पैर स्लो हो जाएंगे तो आपकी जो बॉडी है वो आगे गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी किसी स्पीड से चल रही है और पैर हो गए एकदम से स्लो, तो आपके पैर चले जाएंगे आपके पीछे, और आपकी बॉडी रह जाएगी उतनी स्पीड पे, पैर हो जाएंगे स्लो। तो रिलेटिवली पैर गए पीछे और बॉडी गई आगे। तो थोड़ा आपको वियर्ड लग रहा होगा, कोई नहीं। तो ये एक एग्जांपल है, और भी एग्जांपल्स हैं। जैसे जब आप चादर झाड़ते हो या कपड़े झाड़ते हो, धोने के बाद उनको सुखाने के लिए झाड़ा जाता है पहले, या चादर से डस्ट निकालने के लिए उसको झाड़ा जाता है, तो उसका रीजन हमें पता है कि डस्ट को या पानी को उसमें से रिमूव करना है। लेकिन कैसे, फिजिक्स से कैसे होएगा? तो फिजिक्स में अगर आप
देखो तो क्या है ये, इसमें पानी के ड्रॉपलेट्स हैं मान लो कपड़े, एंड यू शुक द क्लॉथ वेरी फास्ट, तो आपने उसमें एक वेव भेज दी। वेव भेजने का मतलब है कि कपड़े का एकदम से इस तरह से उसमें से वेव जा रही है। तो जैसे ही कपड़ा, ये वाला पोर्शन जो है ये कैसा हो गया, ये ऊपर चला गया एकदम से, और ये वाला पोर्शन नीचे, और ये वाला ऊपर, और ये वाला नीचे, इस तरह से इसमें वेव गई। तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनकी टेंडेंसी क्या है, उनकी टेंडेंसी है वही रहने की, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो वाटर ड्रॉपलेट बोलते नहीं, हमें तो नहीं हुई, तो वाटर ड्रॉपलेट वहीं की वहीं रह गए, और कपड़ा जो है वो साइड चला गया ड्यूरिंग द wave motion. That's why the dust or the water droplet was separated from the cloth due to inertia. इसी तरह अगर आप किसी पेड़ पे लगे फल को खाना चाहते हो, तो फिर आप उसको विगरसली शेक करोगे, यू विल शेक द ब्रांच वेरी हार्ड। अगर आपका हाथ वहां नहीं पहुंच रहा तो आप ट्री को शेक करने की कोशिश करोगे, तो अगर ट्री को शेक करते तो पत्ते भी गिरेंगे और फ्रूट भी गिरेगा। उसका रीजन है कि अगेन फ्रूट्स एंड लीव्स आर कनेक्टेड टू द बॉडी ऑफ द ट्री, बट they themselves being objects do not want to move, they have inertia again. So if the branch moves to the left or the right, then there is a chance that the mango in this case will not move, hence the connection between them will snap and the mango will fall down. तो ये बहुत अजीब अजीब एग्जांपल्स हैं, बट इनर्शिया कैसे ही होते हैं, ठीक है। तो इसका एक और एग्जांपल ये कि अगर कोई ट्रेन चल रही है और उसको आप फोर्स नहीं लगाओगे, उसको उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया। तो ये था फर्स्ट लॉ, जो कि सबसे लेस इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जल्दी निपटा दिया। सेकेंड लॉ इज रियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, स्टेटमेंट है, rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied. To the body, यानी दूसरे शब्दों में force proportional to dp by dt, where p is momentum. ये है स्टेटमेंट और उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन। लेकिन इसको हम दूसरे शब्दों में F इक्वल टू एम में भी लिख सकते हैं, जो सबसे जरूरी स्टेटमेंट है एक्चुअली। अगर मैं इसको येलो में मार्क करूंगा तो ज्यादा अच्छा है। ये हालांकि लॉज ऑफ मोशन की स्टेटमेंट यही है, बट इसका मतलब यही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो F इक्वल टू एम में बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जो आपने पहले भी पढ़ी है, छोटी क्लास में भी पढ़ी है। ये आई कैसे, उसको देख लेंगे जल्दी से। F इज प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt, P मोमेंटम है। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? P is equals to mv. वेरी गुड। और मतलब बिल्कुल ही जीरो नहीं है आपकी नॉलेज, गुड। ठीक है, मास जो है उसको कांस्टेंट माने अगर, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे हमने अजम्पशन ले लिया कि मास कांस्टेंट है तो वो डिफरेंशियल के बाहर आ गया, अज्यूमिंग दैट इफ m इज कांस्टेंट। कई बार मास कांस्टेंट नहीं होता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी जेई में और नीट तक में भी पूछे जाते हैं कि जहाँ पे मास ही वेरिएबल है, उसकी बात करेंगे, अलग से लिखूंगा मैं साइड में। इफ m इज कांस्टेंट तो फिर क्या होगा, m dv by dt। dv by dt क्या है, एक्सेलरेशन। f इज प्रोपोर्शनल टू ma, इसका मतलब f इक्वल टू k ma। लेकिन हमने न्यूटन को डिफाइन ऐसे किया कि बट k इज इक्वल टू 1। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट हमने न्यूटन को ऐसे डिफाइन किया, यानी 1 न्यूटन, जिसको फोर्स का यूनिट बोलते हैं, कि हमने k को 1 ले लिया, तो फाइनली क्या आया, f इक्वल टू ma। ये तो है एक इक्वेशन। दूसरा इसका अल्टरनेट एंडिंग ये हो सकता था, जैसे यूट्यूब पे मीम आते हैं ना अल्टरनेट एंडिंग, तो ये भी अल्टरनेट एंडिंग है कि मास मान लो कांस्टेंट नहीं था, वेलोसिटी दोनों ही कांस्टेंट नहीं थे, फिर तो वाट ही लग जाएगी। करेंगे,
लेकिन अगर मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई बट मास वेरिएबल है, जैसे पाइप से एक कांस्टेंट वेलोसिटी से पानी निकल रहा है, तो वी डी एम बाई डी टी फिर हो जाएगा आपका जो फोर्स है ना। और डीएम बाई डी टी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम समझेंगे। तो उस केस में F इज इक्वल टू V dm by dt if m is not constant. Okay, if m is variable and V is constant. और लास्ट में तीसरा केस, if both are variable, F is proportional to d by dt of mv, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का रूल लगेगा। प्रोपोर्शनैलिटी को पहले ही हटा लेता हूँ, वो वैसे भी हटानी ही है, तो d by dt of mv फोर्स हो गया। और प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बोलता है कि इसका मतलब ये हो जाएगा एम डी बी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। और ये आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये पूरा मैथ वाला पार्ट है, ये पोर्शन डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है। तो या आपको आता है, मतलब मैं अज्यूम कर रहा सर हूँ आता है, ये आपको प्रोडक्ट रूल आता है, वेरी गुड। आपने तो पूरा मैथ्स नहीं ली भी मतलब नहीं है, हाँ सर आता है, पहले एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को वेरी डिफरेंशिएट गुड, करते हैं। सही है, फिर तो आपको आता है, सही है, अच्छी बात है। तो ये डिपेंड करता है फिर डी एम बाई डी टी क्या है, डी वी बाई डी टी क्या है, वो सब बातें फिर क्वेश्चन पे डिपेंड कर जाएंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में स्पेशली इस वाले के क्वेश्चन आएंगे, इसके कम ही आते हैं, आएगा तो देख लेंगे। पर कुल मिला के प्रोसेस ये है, मैं समझा रहा हूँ। और उस पार्ट का तो यानी कि ये कंडीशनल है ये सिर्फ कांस्टेंट मास के लिए लगता है। अगर सिस्टम का मास ही बदल जा रहा है, उसके अंदर कुछ गिर रहा है, उसके बाहर कुछ निकल रहा है, तो फिर आप ये नहीं लगाना। तो सिर्फ सॉलिड बॉडीज नॉर्मली जो होते हैं हमारे मैकेनिक्स के प्रॉब्लम, तब ये लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे फर्स्ट और सेकंड लॉ पे कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। ये लॉ मुझे नहीं लगता आपको फील आने वाली है नीट की, तो क्वेश्चन ही देखोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक। बैंकिंग पे भी क्वेश्चन, एक मिनट में चेक कर रहा हूँ कौन सा अच्छा रहेगा। नॉर्मल टेंशन स्प्रिंग फोर्स हमने अभी किया नहीं है, और डायरेक्ट क्वेश्चन अभी तक तो पूछा, ये रहा डायरेक्ट क्वेश्चन, नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन इससे सेकंड लॉ से। थोड़ा सा वेक्टर भी है बट आई थिंक उतना तो चलेगा। बुक का हमने क्या डिसाइड किया था कि आप कब मंगाओगे, कैसे मंगाओगे, क्या सीन है बुक तो का बुक तो आपका? आ गई मेरे पास। आ गई, फिर तो सही है, मुझे क्या हाँ जरूरत है फिर फोटो डालने, सही है। एक मिनट मैं डाल दे रहा हूँ फिर भी, जस्ट फॉर अ रेफरेंस कि हमने नोट्स में ये किया। फिर तो होमवर्क आपको दूंगा मैं अभी थोड़ा सा, ये ठीक है। चैप्टर अच्छे से हो जाए। ये क्वेश्चन देखो एक बार, AIPMT 2009 हो जाना चाहिए आपसे, या ना भी हो, देखना पड़ेगा। नहीं सर, डी ऑप्शन, एक मिनट, हाँ डी ऑप्शन। 100% श्योर? हाँ सर। चेक कर रहा हूँ।
सही है। कैसे किया? सर बस से फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला और फिर मास पूछा था तो F/A। सही है। सिंपल टेंशन के मतलब टेंशन के क्वेश्चन हो जाते हैं आपसे सिंपल सिंपल? सर पता नहीं सर। चलो फिर अभी पता चल जाएगा। ये तो हो ही जाना चाहिए, कुछ नहीं है इसमें। मतलब मैं ये दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे इजी क्वेश्चन भी आते हैं। ये बैक टू बैक दो बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हुए हैं, और मुश्किल भी आ सकते हैं, तो दोनों चीजें। फोटो थोड़ी ब्लर हो गई बट लेजिबल है। ये वाला हाँ बताओ। सर डी ऑप्शन। देखते हैं। डी। डी डी हाँ। फॉर डी फॉर डॉग। हाँ 14 मीटर पर सेकेंड। ये तो बी बता रहा है। चलो चेक करते हैं। इसके लिए ड्रॉ करेंगे छोटा सा डायग्राम, बहुत ही सिंपल। एक लिफ्ट है, उसका मास है कितना, 2000 किलो। तो फिर नीचे कितना लगेगा, mg कितना लगेगा बताओ। mg लगेगा हमारा 2000 इंटू 10। तो 20,000 लग गया। और केबल की टेंशन किधर लगेगी, ऊपर ऊपर या की नीचे ही तरफ लगा हाँ। दिया? ऊपर ही लगे ना। तो केबल की टेंशन हो गई 28,000 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना हो गया इस पे, बोलो। और इसका नेट फोर्स हो गया हम्म, 8000 न्यूटन। सही है। फिर कहाँ पे गड़बड़ की? F इक्वल टू एम ए। एम कितना है, 2000। ए इक्वल टू 4000। आपने क्या किया वैसे, अभी तो सही बताया। बहुत ब्लंडर किया। आपने तो ऐड बहुत कर दिया। बेवकूफ। नहीं नहीं, ऐड भी आपने नहीं ऐड भी किया। नहीं किया। आपने कुछ और ही किया है। आपको कुछ नहीं हो हाँ वो सकता। सीरियसली क्या किया आपने, बताओ तो सही। सर मैंने जो हम्म, यहाँ पे सर जो टेंशन था यहाँ पे इसको उसको नीचे ले मैंने लो। फोर्स कंसिडर करते हुए हम्म, F इजिकल टू एम ए डायरेक्ट लगा दिया। अच्छा, आपने mg को नहीं दिया। हाँ मैंने mg कंसिडर नहीं किया। सर वैसे कोई भी बात नहीं नहीं, ये आता कोई। अगर मैं। वैसे क्यों नहीं आता, अगर mg कंसीडर कर लेते तो? तो सर इस वजह से नहीं आता तो मैं उसे टेंशन के ही इक्वल इक्वेट कर रही थी, मैं उसे एफ नेट निकालती ही नहीं। तो मतलब ये थोड़ा सा आपका हिला हुआ है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, सिंपल हाँ क्वेश्चन सर। मुश्किल लगते हैं आपको। कोई बात नहीं, करते हैं अभी। तो देखो, पहली बात तो सिचुएशन को समझना जरूरी होता है। जरूरी नहीं है कि हर आदमी स्प्रिंग के साथ खेल चुका है या लिफ्ट में बैठ चुका है तो भी उससे सॉल्व होना है। अगर आप बैठ भी चुके हो और स्प्रिंग के साथ खेल भी तो भी आपसे सॉल्व नहीं होएगा, अगर आपको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन में कैसे करना है। तो वो तो प्रैक्टिकल तो मैटर ही नहीं करता। प्रैक्टिकल तो गड़बड़ होती है। प्रैक्टिकल अगर हम दिमाग लगाते हैं फिजिक्स में कि भाई ऐसा क्यों होएगा या क्या लगाऊं, तो नहीं, मेथड होता है, मेथड से ही करना है। तो इस केस में भी जैसे हमें अवेयरनेस चाहिए। अगर आपने बोल दिया कि टेंशन 28,000 है, F इक्वल टू एम ए, मैं मानता हूँ कोई गलत नहीं है। इन्होंने कहीं बोला नहीं था कि ग्रेविटी भी है, लेकिन ये एक लिफ्ट है, और लिफ्ट अगर होगी तो फिर अर्थ पे ही तो होगी ना। स्पेस में हाँ होगी तो बता नहीं देंगे कि अ लिफ्ट इन आउटर स्पेस। तो उसका मतलब भाई ग्रेविटी मत लेना गलती से भी। ठीक है, वो एक अलग क्वेश्चन हो जाएगा फिर। लेकिन उन्होंने बोल दिया
अब मान लो मैंने बोल दिया, मैं क्वेश्चन खुद ही दे देता हूँ। 2 kg 1 kg, what is the force that the ground applies on the 2 kg block? बताइए। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितना समझ आ रहा है या जितना पता है, जो समझ आ रहा है वो लगा दो, फिर करेक्ट कर देंगे कोई मिस्टेक होगी तो। सर एक चीज पूछनी है कि तो 2 केजी के तो वो ब्लॉक से मतलब वो फिर से फोर्स जैसे ग्राउंड अप्लाई होगा। मिक्सर माइनस ग्राइंडर की आवाज मिक्स होके आ रही है, इसलिए थोड़ा जोर से बोलो। 2 kg क्या? तो सिर्फ 2 केजी पे वो अर्थ हाँ, थोड़ी ना फोर्स हो, तो 1 केजी को भी कंसिडर करेगी ना। हो तो सकता है ऐसा, वो तो आपको देखना है, मैंने तो सवाल पूछा है। रीजनिंग क्या लगेगी वो तो आप बताओ। -G। -G? हाँ ये तो कुछ अलग ही जवाब दिया आपने। मतलब -10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो मैंने जी। ग्रेविटी ही बताया। हम्म। मैं लेकिन समझा नहीं, आपने 1 kg का वेट बता दिया है ना? सर 1 केजी का वेट। मैं कैसे बताया, बताओ तो सही, कैसे किया है? सर मैंने ये बताया कि अर्थ जब किसी चीज को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, वो जी लगाती है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में -G लगाएगी। तो अगर हम सिर्फ 2 केजी को कंसिडर करें, तो अगर हम इस पे MA लगाते हैं तो सर वो हो जाएगा हमारा -20 न्यूटन। हाँ -20 न्यूटन अपवर्ड्स। अपवर्ड। हाँ 20 न्यूटन अपवर्ड। लेकिन 1 kg से कोई, पर आपने तो -G बोला ना, वो तो गलत तो था फिर। मैंने हाँ वो गलत है, MA आएगा ना नीचे। तो फाइनल आंसर इज 20 न्यूटन अपवर्ड। ओके, सही है। अगर मैं ये 1 kg हटा दूं तो मैं हटा ही दे रहा हूँ हाँ पहले। कोई नहीं, 1 kg को बाद में देखते हैं, पहले यही समझ गए वही बहुत है। ग्रेविटी ने लगाया mg नीचे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं था जो आपने बोला। आंसर सही है, नॉर्मल लगेगा ऊपर, इसलिए नहीं क्योंकि अर्थ नीचे खींच रही है तो फिर उल्टी डायरेक्शन में पता नहीं, मतलब ऐसा कुछ बोल रहे थे ना आप। इसमें रीजन ये है कि ये एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ये एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। क्यों? फर्स्ट लॉ बोलता है ना, सेकंड लॉ भी बोलता है वैसे तो यही चीज। फर्स्ट लॉ भी यही बोलता है कि इफ एफ नेट इज 0 देन एक्सेलरेशन इज 0 एंड वाइस वर्सा। इधर क्या बोल रहा है? एफ इक्वल टू एम ए, यानी इफ एफ इक्वल टू 0 देन ए इज इक्वल टू 0। तो हम ये कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा सकते हैं, क्या ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है? नहीं। ये रुका हुआ है, पड़ा हुआ है, तो इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट मतलब जितने भी फोर्स इस पे लग रहे हैं सब कुल मिला के 0 ऐड होने चाहिए। तो एम जी तो इस पे लग ही रहा है, ये तो हमको पता ही है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, अर्थ ने इसको खींच तो लिया। अब ये एक्सेलरेट हो जाता अगर ग्राउंड नीचे ना होता तो ये फ्री फॉलिंग बॉडी होती है ना। अगर आपके नीचे हाँ धरती ना हो तो आप भी मजे से नीचे गिरोगे, ऐसे ये ब्लॉक हाँ भी गिरता। ठीक है। तो सिमिलर, इसलिए नॉर्मल जो है, यानी जिसको मैं ग्राउंड जो पुश कर रहा है इसको ऊपर, आप चेयर पे बैठे हो तो चेयर आपको ऊपर पुश कर रही है, उसको बोल रहे हैं नॉर्मल। हम बेड पे लेटे हैं तो ऊपर पुश कर रही है, अगर हम खड़े हैं तो हमें पैरों पे ऊपर पुश कर रही है। हमेशा ग्राउंड जो है ऑब्जेक्ट्स को नॉर्मली यानी ऊपर पुश कर रहा होता है, इस तरह से। आर यू गेटिंग? इसलिए वो ऑब्जेक्ट्स अर्थ की तरफ एक्सेलरेट नहीं होते। तो लंबी बात की छोटी बात, एम जी नीचे लग रहा है और एन ऊपर लग नॉर्मल रहा है, ऊपर लगेगा। तो एम जी एन को कैंसिल कर रहा है। तो एम जी इक्वल टू एन या एन इक्वल टू एम जी। आंसर है एन इक्वल टू एम जी इक्वल टू 20 न्यूटन।
ठीक है, क्योंकि इसने पूछा है फोर्स दैट द ग्राउंड अप्लाइज ऑन द ब्लॉक, तो ग्राउंड नॉर्मल लगा रहा है। या तो आपकी बात ठीक थी कि अर्थ उसको नीचे खींचेगी 20 न्यूटन से, तो कहीं ना कहीं आप कह तो रहे थे कि अर्थ उसे उल्टा धकेलेगी तो -20, बट तो अर्थ वो नहीं उल्टा बोलते ना, धकेलेगी। वो मेरे पास साइंटिफिक टर्म वो नॉर्मल मुझे नहीं मैं पता समझ था। गया, लेकिन हाँ, मतलब आपका रिप्रेजेंटेशन सही नहीं था, बट आप समझ गए थे शायद। चलो ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग सारे ही फोर्सेस को एक एक करके लेने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ अगली क्लास के लिए, कल के लिए। कुछ छूटेगा तो उसको भी कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग सिंपल फोर्सेस, देखो ग्रेविटी तो आपको पता है, फिर भी देख लेंगे एक बार, कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रेविटी, टेंशन, नॉर्मल, स्प्रिंग फोर्स, और लास्ट में जो आता है वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अपने आप में एचसीबी में चैप्टर है, उस पर बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन होगी, तो उसको बाद में देखेंगे। कल का हमारा प्लान है कि हम ये चारों फोर्सेस अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो ये ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास में इसको हम कवर करेंगे, इस वाले पार्ट को। उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि आप कुछ क्वेश्चंस करो, बट उसके लिए हमें एक दो क्लास और वेट करना पड़ेगा। अभी आप रेडी नहीं हो मुझे लगता है, ठीक है। तो फिलहाल आपसे फिर से नोट्स ही रिवाइज करो जो हमने आज किया है। आज हमने क्या क्या किया है, कुछ तो हमने सर्कुलर मोशन का पार्ट किया, जो कि अच्छा था, मतलब छोटा मोटा नहीं था, काफी इंटरेस्टिंग बात था। तो आप ये जरूर रिवाइज करना। और ऑफ कोर्स जो हमने आज लॉज ऑफ मोशन को कवर किया उसको भी आप एक बार गो थ्रू कर जाना, ज्यादा तो नहीं है, ठीक ठीक। है। तो होमवर्क इज रिवाइज नोट्स एंड आई शैल सी यू टुमारो। आपको शेड्यूल मिल गया ना? हाँ सर। तो अभी उसी को फॉलो करेंगे। जहाँ पे मैंने स्लैश लगाया है वहां पे मैं श्योर नहीं हूँ कि कौन सा ठीक रहेगा, तो मैं वो आपको बता दूंगा। और जो सेकंड चीज है, जो आपका जो लेसन प्लान है वो मैंने अभी हाँ बनाया नहीं है, मैं एक दो दिन में बना के आपको भेजता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है नेहा, तो हैव फन, सी यू टुमारो, बाय बाय। थैंक यू। बाय। यू वेलकम।